हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जाके देखेंगे, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद सेकंड लेक्चर जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स का डिफिनीशन पढ़ा था। और फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है ये भी पढ़ा था। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि फिजिक्स का डिफिनीशन क्या था। तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, यानी तो हमने डिफिनीशन क्या बताया कि फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। यानी फिजिक्स जो है नेचर और नेचर में होने वाली डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के बारे में स्टडी करना ही क्या होता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है। ठीक। और क्या होता है, फिजिक्स को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं ना, जो कि साइंटिस्टों द्वारा दिया जाता है। यानी फिजिक्स में हम साइंटिस्टों के द्वारा जो दिए गए लॉज हैं उसका स्टडी करते हैं। ठीक है। और वो लॉज जो कि साइंटिस्टों ने इन नेचर में होने वाली जो इवेंट्स हैं उसको उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया, यानी उसके अकॉर्डिंग उस रूल को क्या किया, ऑब्जर्व किया। पहले नेचर में होने वाली इवेंट्स को ऑब्जर्व किया, फिर रूल बनाया और फिर उसी को लॉज बोला। ठीक है। तो ये जो लॉज है वो लॉज को उन्होंने, फिजिक्स के लॉज को मैथमेटिक्स का यूज करके बनाया। तो यानी मैथमेटिक्स जो था वो फिजिक्स के एज ए लैंग्वेज की तरह यूज किया। ठीक है। यानी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो साइंटिस्टों ने अभी तक लॉज दिए हैं, क्या ये सब लॉज आगे भी हमेशा वैलिड हैं या फिर ये लॉज कोलैप्स हो जाएं। यानी जो लॉज दिए हैं अभी तक साइंटिस्टों ने, वो लॉज आने वाली जितनी इवेंट्स हैं, आप नेचर में होने वाली जितनी इवेंट्स हैं सबको एक्सप्लेन कर सकता है, या फिर ऐसा भी इवेंट होगा कि जिसको एक्सप्लेनेशन करने में क्या होगा, नहीं करने में असफल हो सकता है। ठीक। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा से फिर से गेम की बात करेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है जो कि किसी गेम को नहीं जान रहा है, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। अब वो गेम को बार बार देख रहा है। मान लीजिए वो गेम जो है ऑब्जर्व जो कर रहा है, उस गेम को पूरा गेम नहीं वो देखा है बल्कि पार्शियली देखा है, मतलब आधा गेम देख के चला गया। तो क्या करे, उसको वो जो है उस गेम को ऑब्जर्व करके जो अपने आप से रूल बनाएगा, वो क्या आधा अधूरा रूल बनाएगा ना। मान लीजिए कि उसने आधा है देखा, पार्शियली देखा गेम को, फिर रूल सेट कर लिया, इसके बाद चला गया। फिर नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे अगर गेम देखता है तो मान लीजिए कि जो उसमें प्लेयर है वो प्लेयर जो है कोई एक ऐसा मूव खेल जाता है, ऐसा मूवमेंट खेल जाता है कि जो कि उसने कभी नहीं देखा, उसने पहले नहीं देखा ऑब्जर्वर ने। तो क्या करेगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर सरप्राइज हो जाएगा ना, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मेरे रूल में है ही नहीं। फिर क्या करेगा वो ऑब्जर्वर, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट गेम ने आपने देखा, क्रिकेट गेम में हमने पिछले लेक्चर में ये बताया कि क्रिकेट गेम में जो
प्लेयर जो बैट्समैन आउट होता है उसमें मैंने दो दो चीज़ें बताई थी कि या तो स्टंप पे गेंद लग जाए यानी बॉल लग जाए तो प्लेयर आउट हो जाएगा, या फिर जो बैट्समैन बॉल को किक करने के बाद जब प्लेयर कोई भी फील्डर उस बॉल को कैच कर ले रहा है तब आउट हो जाएगा। मान ली ये दो मान लीजिए ऑब्जर्वर ने ये दो रूल पहले से बनाया, फिर नेक्स्ट डे जो आया पूरा गेम नहीं उसने देखा था। मान लीजिए नेक्स्ट डे आया तो उसने देखा कि जब बैट्समैन के ठीक है लेग में पैर यानी लेग में बॉल लगती है फिर भी आउट हो जाएगा, जिसे एलपीडब्ल्यू बोला जाता है। ठीक है, फिर भी आउट हो गया तो उसने पहले वो तो देखा ही नहीं था, तो क्या कहेगा, सरप्राइज हो जाएगा कि ये तो ऐसा तो था नहीं पहले, अब ये कैसे हो गया। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि अपना रूल जो बनाया था उसमें चेंज करेगा ना, चेंज करेगा या फिर दूसरा रूल बनाएगा, अदर रूल फिर से स्टार्ट करेंगे। तो सेम टू सेम ऐसे ही जैसे नेचर में क्या होगा कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्टों ने रूल तो बनाया यानी लॉज दिए हैं। मान लीजिए कि इवेंट्स में ऐसी भी यानी नेचर में ऐसे भी इवेंट्स कोई हो सकती है आगे पॉसिबल हो जाए कि जो जिस इवेंट उस इवेंट की एक्सप्लेनेशन करने में एक्सप्लेन करने में जो हमारे लॉज हैं साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए लॉज हैं वो फेल हो जाएं, आगे एक्सप्लेन ही ना कर सकें, तो फिर इस क्या कर होगा जो फिर क्या होगा कि साइंटिस्ट लोग फिर से नया रूल बनाएंगे, यानी नया रूल बनाएंगे या तो उस रूल में कुछ ना कुछ करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए हम देते हैं मान लीजिए ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो ऑप्टिक्स अपनी यानी लाइट के बारे में अभी आप क्लास आगे जाएंगे तो ऑप्टिक्स के बारे में क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 10th में, तो ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं क्या होगा। यानी लाइट में क्या होगा, सबसे पहले लाइट जैसे लाइट को एक्सप्लेन करना है, लाइट क्या चीज़ है, ठीक है, लाइट होती है क्या, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले न्यूटन है, जो न्यूटन ने ये बताया कि जो लाइट सन से हमारे पास आ रही है वो लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आती है जिसे कार्पुस्कल बोलते हैं। तो इसके आधार पे उनकी ये थ्योरी हुई कि कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, यानी न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट आया। तो न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से लाइट की कुछ फेनामेना स्टार्टिंग में जो पता चली थी, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन जो कि आप पीछे पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 10th में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब फेनामेना लाइट की उस थ्योरी से एक्सप्लेन हो गए। लेकिन बाद में चल के साइंटिस्ट यंग्स उन्होंने लाइट की एक अदर फेनामेना का इन्वेंशन किया, ठीक है, डिस्कवर किया, लाइट के दूसरे फेनामेना का डिस्कवर किया जिसे क्या बोल रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और भी डिस्कवर हुई पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट की ये जो फिनोमेना डिस्कवर हुई तो न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी इन फिनोमेना यानी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में क्या हो गए, नाकाम हो रहे थे, यानी इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। फिर क्या किया, फिर हाइगन्स ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव थ्योरी लेके आए, ठीक है। तो वेव थ्योरी में उन्होंने बताया कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। जब वेव थ्योरी का यूज किया गया तो ये देखा गया कि अभी तक जितने नोन थे आपका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये सारे फिनोमेना लाइट के उससे एक्सप्लेन हो गए। लेकिन बाद में चल के ये लाइट की एक और फिनोमेना डेवलप हो गई जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब लाइट किसी भी मेटल पे पड़ती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं,
जब ये फिनोमेना डेवलप हुई तो फिर जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो भी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में असफल रही। ठीक है, कर नहीं। तो फिर बाद में इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने क्या यूज़ किया, उन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट यूज किया। तो उन्होंने फिर से कार्पस्कुलर थ्योरी मॉडल पे आए। तो उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वहाँ से, सन से जो लाइट आ रही है वो जो है डिफरेंट यानी छोटे छोटे पैकेट यानी बंडल के फॉर्म में आती है, जिसे उन्होंने क्या बोला, फोटान बोला। तो वहाँ से फोटान थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपने देखा है, जब फोटान थ्योरी ऑफ लाइट लेके चले तो फिर क्या हुआ कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जो लॉज यानी हाइपोथेसिस जो साइंटिस्टों ने दिया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या होगा, जब नेचर में इवेंट्स अदर अदर डिस्कवर होंगे यानी अदर इवेंट होंगे, तो क्या होगा कि जो कि पहले नहीं हुए हैं तो क्या होगा, वो लॉज में भी क्या हो जाए, फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, तो आगे अब हम स्टार्ट करते, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमने ये पढ़ा, हम लोगों ने फिजिक्स का डिफिनेशन देखा, फिजिक्स होता क्या है ये देखा। तो अब क्या हम देखेंगे आगे कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स की कितने ब्रांचेस, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ ब्रांचेस यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स लिखा है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स के ढेर सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ ब्रांचेस हमने लिखा है। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स, फर्स्ट मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें हम लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव मैकेनिक्स और सॉलिड फिजिक्स, ईटीसी, यानी और भी ढेर सारे फिजिक्स के ब्रांचेस हैं। तो जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, इन्हीं ब्रांचेस से एक आध दो चैप्टर, एक चैप्टर उठा उठा के इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, कि आपका क्लास 11th में जो चैप्टर हैं वो किस किस यानी फिजिक्स के किस किस ब्रांच के कौन कौन कितने कितने चैप्टर हैं, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास 11th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये मैकेनिक्स जो आपका ब्रांच है फिजिक्स का, उस ब्रांच के इतने चैप्टर हैं। क्या क्या, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और क्या होगा दूसरा, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, और आपका लॉज ऑफ मोशन होगा थर्ड चैप्टर। ठीक है, ये भी मैकेनिक्स का पार्ट है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये भी क्या है, मैकेनिक्स का पार्ट है। ग्रेविटेशन, ये भी मैकेनिक्स का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये भी क्या है, आपका मैकेनिक्स का पार्ट। इतने जो चैप्टर हैं आपका 11th के, तो सब क्या है, मैकेनिक्स के पार्ट हैं। फिर आता है आपका थर्मल फिजिक्स का। थर्मल फिजिक्स का क्या क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये जो है थर्मल फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये तीनों जो है, तीन चैप्टर जो हैं, ये यानी थर्मल फिजिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, और इधर देखिए वेव मैकेनिक्स के भी दो चैप्टर रखे गए हैं। क्या, ऑक्सीलेशन और वेव। ठीक है, तो ये जो है, जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, उन्हीं ब्रांचेस से कुछ यानी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में 2 4 5 चैप्टर ऐसे से
रखे गए हैं आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो हम पढ़ेंगे अब यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो क्या होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। चलिए हम देखते हैं। थोड़ा सा पहले हमने ये देखा कि फिजिक्स जो है वो क्या है, स्टडी अबाउट नेचर, यानी नेचर में होने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसी के बारे में स्टडी करना है, फिजिक्स कहलाता है। और उस नेचर के इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें साइंटिस्टों ने लॉज दिए, और वो लॉज जो है कैसे बनाए, यानी उस लॉज को बनाने के लिए, यानी उस लॉज को फॉर्मेशन के लिए क्या कुछ क्वांटिटीज़ का यूज़ किया, ठीक है, और मैथमेटिक्स का यूज़ किया, तब जाके कुछ फॉर्मूले बने और लॉज बने। तो जो जिस क्वांटिटी का उन्होंने लॉज को के फॉर्मेशन, यानी लॉज के डिस्कवरी में, यानी लॉज के फॉर्मेशन में जिस क्वांटिटी का यूज़ किया उन्होंने, उसी को क्या बोला गया, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो हमने डिफिनीशन लिखा है इसका ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, द क्वांटिटीज विच इज यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, एंड विच इज डिनोटेड बाय ए सिंबल, आल्सो विच कैन मेजर एंड हैज सम मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसको समझते हैं है क्या देखिए कि ऐसी क्वांटिटीज जिसका यूज, ठीक है, हम फिजिक्स के लॉज, ठीक है, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जिस क्वांटिटीज का यूज करते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसका यूज हम कहाँ करें, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए करें, और जिसे हम किसी सिंबल से डिनोट कर सकें, और उसको मेज़र भी कर सकें। अगर मेज़र करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, तब जाके ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। यानी दैट क्वांटिटीज विच इज डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो कि लॉ ऐसी क्वांटिटी जो कि फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करे, और जिसे किसी नंबर विच इज डिनोटेड बाय ए सिंबल, जिसे एक सिंबल से हम डिनोट कर सकें, ठीक है। आल्सो विच कैन मेजर, और जिसे हम मेजर कर सकें, ठीक है, एंड हैज सम मैग्नीट्यूड, जब मेजर करेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहाँ का क्या क्या हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी का यूज हम क्या करेंगे, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में यूज करेंगे, और जिसे हम किसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकें, जिसे मेजर कर सकें, और उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने मास, ठीक है, एग्जांपल में देखो, मास, लेंथ, वॉल्यूम, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मास हुआ, तो मास को हम क्या करेंगे, मास को m से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मास को m से डिनोट करेंगे। मास का यूज हम बहुत से लॉज में करते हैं, जैसे F इज इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ मास का यूज हमने किया, ठीक है, यानी इस लॉज को डिफाइन करने, एक्सप्लेन करने के लिए मास का यूज किया, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए और इसको हम इस मेजर भी करेंगे। मास जैसे मेजर किया, मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 किलोग्राम आया, 3 किलोग्राम, ठीक है,
तो यहाँ पे किलोग्राम जो आ रहा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड उसका हो गया। ठीक, तो ये जो क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, वॉल्यूम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड, एक्सलरेशन, ऐसे ही ढेर सारे मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स, ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हुआ, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनका यूज हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मेनली फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है मेनली टू टाइप की होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मेनली टू टाइप की होती है। ठीक है, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, चल, और इसी को बोलते हैं बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज। ठीक है, सेकंड आपका है डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम बताते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।